नमस्कार साथियों। तो भाई आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए करते हैं क्लास को शुरू। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि वन नंबर इज 60% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जर नंबर इज 32 मोर देन द स्मॉलर, फाइंड द लार्जर नंबर। एक संख्या दूसरी संख्या का 60% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 32 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, और अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के लिखना जानते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 60% है, यानी कि मान लिया हमने एक संख्या x है जो कि दूसरी संख्या के 60% के बराबर दे रखा है, ऐसा वो स्टेटमेंट में बोल रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ के लिख देना है। अब देखो, परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। ठीक है, अब इसको काटूंगा तो 20 या 60, 20 पंजे 100 कट गया। क्लियर है। अब ये y यहां पर मल्टीप्लाई पे है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो इधर अपोन में आ जाएगा, तो गुणा वाली चीज कहां चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है भाई, तो x बाई वाई इक्वल टू कितना बन गया, 3/5। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो हमें ये पता लग गया कि छोटी संख्या है x और बड़ी संख्या है y। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी से 32 ज्यादा है। तो मैं अगर आपको कहूं कि इन दोनों में छोटी संख्या है 3, बड़ी संख्या है 5, तो ये जो बड़ी संख्या है छोटी से कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे सर जी 5 3 से 2 ज्यादा है। क्लियर है ये बात। अगर नंबर हमारे ये हैं तो इसके हिसाब से ये इससे कितना ज्यादा है, तो तुमने कहा 2 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बड़ी संख्या जो छोटी से 32 ज्यादा है, यानी कि ये जो 2 है ये क्वेश्चन में 32 के बराबर है। तो अगर 2 32 के बराबर है तो एक इसके बराबर होगा 32/2, यानी कि 16 के बराबर। अगर 2 32 बना रहा है तो एक इसके बराबर हुआ 16 के बराबर। तो उसने पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, तो तुम मुझे बताओ, ये एक 16 के बराबर है तो ये 5 किसके बराबर होगा, तो 16 पंजे 80। ठीक है, तो आप इसको अगर डिटेल मेथड से करते तो आप बोलते पहली संख्या है हमारी 3a, दूसरी संख्या है 5b, सॉरी 3x और 5x, ये मान लो। ये एक्चुअल में क्या है, रेशियो है, अनुपात है। आप डिटेल से करोगे तो इसको 3x लिखोगे, इसको 5x लिखोगे, फिर आप कहोगे कि 5x माइनस 3x कितना है 32, 2x की वैल्यू 32, x की वैल्यू 16। x अगर 16 आ गया तो फिर ये नंबर कितना हुआ, x की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16 पंजे 80। बात आ रही है समझ में। तो इतना सब कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं कि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है। तो 3 5 से कितना बड़ा 2, लेकिन क्वेश्चन में 32, तो 2 32 के बराबर तो एक 16 के बराबर, तो फिर ये 5 किसके बराबर, 80 के बराबर। छोटी संख्या पूछता तो 16 तिये 48 आंसर बनता। तो फिलहाल आंसर 80 है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए ध्यान से। जय बोरोड ₹63,360 for 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 30% and 50% for the second year? जय ने 2 वर्षों के लिए 63,360 रुपए उधार दिए। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 30% और दूसरे वर्ष के लिए 50% है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है इसमें दर भी जो है वो दोनों साल अलग दे रखी है, और आप ये फर्क तो जान ही गए होंगे, पीछे भी एक क्वेश्चन में आया था कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। ठीक है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूं। 63,360 ये है हमारा टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है, मूलधन जो है वो 2 साल के लिए जो है उधार लिया गया, जिसमें पहले साल जो ब्याज दर थी वो है 30% और दूसरे साल जो ब्याज थी वो दर कितनी है 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 साल का है, इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग एरो यहां पर लगा दिए हैं। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उस पर इस पहले साल 30% की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस पर 30% की दर से ब्याज मिलेगा। तो तुम मुझे बताओ 63,360 रुपए का 30%
परसेंट हटेगा 100 लगेगा। तो 30% आप कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, तो 3 छिके 18, 3 3 और 1 10, 3 3 और 1 10, 3 छिके 18 और 1 19। ये कितना आ गया? 19,008 रुपए। इसका मतलब इस रुपए पर पहले साल 30% दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा 19,008 रुपए। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी पैसे पर दूसरे साल जो दर है वो कितना है? 50%। यानी कि इस पैसे का दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो होगा 50%। 50% का मतलब 1/2। तो इसका 1/2 करेंगे तो कितना बनेगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 0। ये बन गया 31,680 रुपए। ठीक है भाई। तो पहले साल का सीआई हमें मिल चुका, दूसरे साल का सीआई भी हमें मिल चुका है। इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ने, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें क्या है कि इसमें ब्याज में ब्याज मिलता है। यानी कि इस पहले साल से पहले कोई हमें ब्याज मिला था क्या? नहीं मिला, तो फिर हमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा ही नहीं। इससे पहले तो कोई ब्याज मिला ही नहीं है, तो पहले साल की बात है। फिर चलते हैं दूसरे साल। दूसरे साल क्या इससे पहले ब्याज मिला? तो मैं कहूंगा हाँ, इससे पहले तो हमें 19,008 रुपए मिले थे पहले साल। यानी कि इस 19,008 पर भी फर्दर आपको सेकेंड ईयर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है। यानी कि इस पैसे पर भी इस साल हमें ब्याज मिलेगा। तभी तो होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है। तो इस पर ब्याज मिलेगा इस साल, लेकिन दर कौन से साल का लगेगा? इस साल का, क्योंकि इस साल ब्याज मिल रहा है ना। और इस साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? दर कितना था? 50%। तो इस पर फर्दर हमें 50% की दर से ब्याज मिलेगा। तो 19,008 का आपने क्या कर देना है? 50%। 50% यानी कि आप इसका आधा कर दें तो 2 निमे 18, 2 पंजे 10, 0 2 चौके 8। तो 9504 रुपए ब्याज हमें मिलेगा। कब? इसका दूसरे साल। तो यही है आपका ब्याज पर ब्याज। ठीक है। तो ये चीज एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे। तो अब हमसे पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले से नहीं निकाला, ये जो तरीका बताया यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको पता लगेगा, और आगे जो इसके क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी हम इस मेथड से सोल्व करेंगे, तो ये आपको इजी लगेंगे। क्लियर है। तो अब यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ? ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये ब्याज पर ब्याज। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 19008 प्लस 31680 एंड लास्ट इज 9504। तो लास्ट में 8 और 4 12, एक हासिल। लास्ट में 2 किसी ऑप्शन में आ रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। तो इसी ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 में 60,192। तो ये इसका आंसर बनेगा। आप ऐड भी करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। 60192। क्लियर है? बात आई समझ में? फिर भी कहीं पे डाउट रहा हो भाई तो एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब ये सेम आएगा दर तो भी आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा क्वेश्चन था। दोनों साल दर अलग थी, तो इस कंसेप्ट को आपने फॉलो करना है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड है, मिश्रण से रिलेटेड। A certain liter of milk is drawn off from a vessel that contains 80 liter of pure milk initially, and the same amount of water is added. Again, same quantity of mixture is drawn off and the same quantity of water is added. As a result, the mixture contains 51.2 liter water. How much of the milk was drawn off initially? एक बर्तन से एक निश्चित लीटर दूध निकाला जाता है, जिसमें शुरू में 80 लीटर शुद्ध दूध होता है, और उतनी ही मात्रा में इसमें पानी मिला दिया जाता है। फिर से उतनी ही मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में 51.2 लीटर पानी है। तो प्रारंभ में कितना दूध निकाला गया था? तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि आपको 80 लीटर दूध दे दिया और इसमें से कुछ क्वांटिटी दूध निकाल के उतना ही पानी मिला दिया। भाई जितना निकाला, मान लो इसमें से 10 लीटर निकाल दिया तो 10 लीटर फिर से पानी मिला दिया। तो अब ये मिक्सचर बन चुका है। ध्यान दो, ये प्योर मिल्क नहीं रहा है। इसमें से फिर से 10 लीटर निकाला, उतना ही पानी मिला दिया। तो कह रहा है कि अब ये जो प्योर मिल्क नहीं रहा, इसमें जो 51.2 लीटर क्या है, अब ये पानी है। ठीक है। ये क्या कह रहा है? मिक्सचर कंटेन्स 51.2 लीटर वाटर, इसके अंदर इतना पानी है। तो प्रारंभ में कितना दूध निकाला गया, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे ये क्वेश्चन आपका निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला। दूध की शेष मात्रा, दूध की शेष
मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 माइनस आउटलेट अपोन में ओरिजिनल और इसकी पावर n। ठीक है, जहां पे ओरिजिनल क्या है, दिस इज मिल्क इनिशियली। मिल्क इनिशियली का मतलब क्या है, आरंभ में दूध की कुल मात्रा, दूध की कुल मात्रा। ठीक है, यहां पर आउटलेट क्या है, निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात की टेंशन लो ही मत, क्योंकि आपने फॉर्मूलों के रट्टे नहीं मारने, आपने क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करना है इस चीज को सीखना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 80 लीटर में से कुछ मात्रा निकाल के उतना पानी मिला दिया और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। यहाँ पर ये जो n है ये 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई एक क्वेश्चन तो ये है जो स्क्रीन पर है, इसके बाद एक और समझाऊंगा। तो मैंने कितने क्वेश्चंस की बात की, मैंने 2 क्वेश्चंस की बात करी। मैंने कहा एक तो ये है और एक और समझाऊंगा, तो 2 बात हो रही है 2 क्वेश्चंस की। तो यहां पर भी ये प्रोसेस जो है वो 2 बार किया गया। अब इतने लीटर यहां पर पानी लिखा हुआ है तो आप इसको दूध कर लें। ठीक है, मिश्रण में 51.2 लीटर दूध है, यहां पे पानी की जगह आप इसको काट के दूध लिख दें। ठीक है, एज ए रिजल्ट मिक्सर कंटेन्स 51.2 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तब आंसर आपके मैच करेंगे, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे मिल्क लिख लें। तो अब यहां पे इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो अब अप्लाई करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दूध की शेष मात्रा यानी कि 51.2, ध्यान दो मैंने अभी आपको बताया कि ये पानी की नहीं है, इसको दूध की कर लेना तब आंसर मैच करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 51.2 दूध की शेष मात्रा मैंने लिख दी इक्वल टू ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब शुरुआत में कितना था, 80 लीटर था, इनटू में 1 माइनस, अब कितनी मात्रा निकाली ये तो हमें पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ मात्रा निकाल के उतना ही पानी मिला दिया, तो इसे हमने ले लिया x। अपोन में क्या है, ओरिजिनल कितना था 80, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे ये कितनी बार हुआ है, 2 बार, एक बार बताया और कह रहा है कि ऐसा एक बार और किया। ठीक है, तो 2 बार हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 80 को देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ से उठा के डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 10 के नाम का मैं 0 लगा रहा हूं, नीचे 10 आएगा तो मैंने 10 के नाम का 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। 8 से कटेगा 100 पे, 8 छिके 48 और 8 चौके 32। क्लियर है, अब मैं इसके बाद नहीं काट रहा, हालांकि ये कट रहा है अभी 4 से, आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, 4 से 16 पे, 4 से 25 पे। कभी कोई बच्चा कहे कि अब क्यों नहीं काटा, मैंने काट दिया। अब यहां से 16/25 जो है वो 1 माइनस एक्स अपॉन 80 के होल स्क्वायर के बराबर बच गया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। अब देखो इधर होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं हटा देता हूं यहां से तो ये इधर आके रूट बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो तुम मुझे बताओ 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालो कितना आएगा 4, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या आ गया 80। क्लियर है यहां तक ये बात? अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या हो गया, इसको मैं इधर ले आया तो ये देखो माइनस से इधर आके क्या बन जाएगा प्लस में, इक्वल टू 1 यहीं पर था, ये उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा -4/5। क्लियर है यहां तक बात? अब इसको सोल्व करेंगे, x/80 इक्वल टू अब ये देखो कैसे सोल्व करते हैं, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1 बटे में 5 जरूर लिखना है, पैर जरूर लगाने। ठीक है भाई, क्लियर है? तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गए बचा 1 और नीचे में 5 लिखना है। अब सिर से सिर पैर से पैर काटे जा सकते, मैंने पहले ही बताया था। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि 16 लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी हर बार मिलाया जा रहा है। इसलिए जो प्रारंभ में कितना दूध निकाला गया, देखो यहां पर ये लिखा भी है ना कि प्रारंभ में कितना दूध निकाला गया। ठीक है, तो कितना दूध निकाला था प्रारंभ में, तो वो आंसर कितना बनेगा 16 लीटर, ऑप्शन नंबर
3 इसका जवाब। बस यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पानी की जगह दूध आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये दूध की शेष मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट होता है। ठीक है, तो आप भले ही इसको याद ना रखना, भले ही इसको छोड़ दो, बस ये याद रखना कि दूध इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस जितना निकाला गया बटे में टोटल, और इसकी पावर जितनी बार ये प्रोसेस हुआ था। ठीक है, तो ये करना था इसमें। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, if x ratio y equal to 4:3 then find the value of x square plus y square ratio x square minus y square। ठीक है, यहां पे x अनुपात y, तो x अनुपात y ऐसे लिखूं या जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिखूं, दोनों बात बराबर है। अनुपात का मतलब होता है बटे में, x बटे में y, ये 4/3 के बराबर है। इसका मतलब भाई क्वेश्चन में x को 4 लेना है, y को 3 लेना, बस सीधी सी बात ये है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये हमें इसके अंदर निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब x की जगह 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, इधर से क्या बनेगा 16 माइनस 9, ये बन गया 25, 16 में से 9 गए 7। ठीक है, तो 25/7 यानी कि 25 अनुपात 7, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है भाई। कभी सोचो कि ये क्या आ गया, आंसर में तो लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, if the area of the base of a cone is 1386 centimeter square and the area of the curved surface is 1914 centimeter square, then find its volume। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से इसको करना है। सबसे पहले तो आपको दिखाएं कि शंकु होता कैसा है, कौन होता कैसा है। ये आपका शंकु यानी कि कौन होता है, रियलिटी में दिखाऊं तो भाई ऐसा होता है। ठीक है, ये बना रखा है मैंने, क्लियर। ये कौन होता है, जिसमें यहां पर ये जो होता है ये रेडियस होता है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट यानी कि लंबवत ऊंचाई होती है ये वाली, और ये इसकी होती है स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका, तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर ये जो एल मैंने लिखा हुआ है ये ऐसे तिरछे वाली ऊंचाई है, और एक जो बिल्कुल इसके सेंटर से होगा वो सेंटर से इसकी चोटी तक जाएगी, वो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। क्लियर, और ये नीचे से कैसा दिखाई दे रहा है, देखो गोल दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लो एक बार। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा एरिया होता है भाई, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई ये शंकु ले लो और इसको ना ऊपर ऊपर से पेंट कर दो, नीचे मत करना, यानी कि इस पोर्शन पे पेंट कर दो, तो ये पोर्शन होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, विच इज इक्वल टू पाई आर एल। इसके बराबर होता है पाई आर एल के बराबर। ठीक है भाई, फिर इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का मतलब अब मैं कह दूं कि भाई ये शंकु ले लो और इसको पूरे को पेंट कर दो, तो तुम यहां तो करोगे और इसके नीचे भी करोगे, और नीचे क्या है, एक सर्कल है, तो ये पोर्शन क्या हो गया पाई आर एल, जहां पेंट करोगे और नीचे इसका सर्कल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज एल प्लस आर। ठीक है, और तीसरा बचा इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। ये फार्मूले पता होंगे तो अब क्वेश्चन होगा। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि मुझे रेडियस भी पता होना चाहिए और इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। तो रेडियस और हाइट हमें मालूम नहीं है, वो अभी हमें मालूम पड़ेंगे कहां से, यहां से। तो चीजों को पढ़ के लिखते हैं। कह रहे हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसके बेस का एरिया। तो मुझे बताओ बेस कैसा था इसका, बेस कैसा था, सर्कल था। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपको कितना दे रहा है क्वेश्चन में 1386। क्लियर है। फिर कह रहे हैं इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया पाई आर एल।
ये किसके बराबर दे रखा है, 1914 के बराबर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दे रखी हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, इससे देखो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, यानी कि यहां से 2 बार आर था, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर, तो एक आर कट गया, बचा एक आर और नीचे बच गया एल। अब इसको काट लेते हैं, 2 से काट लो, 2 छीके 12, 2 निमे 18, 2 तिया 6, 2 निमे 18, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 2 से नहीं कट रहा, अब 3 से कैसे कटेगा, कैसे पता लगेगा, इसके अंकों को जोड़ कर लो। ठीक है, 6 3 से कटता है, 9 भी कटता है, 3 भी कटता है, इसका मतलब कटेगा। 9 3 से कटता है, 5 और 7 जोड़ बन गया 12। देखो मैं जो 3 से कटता है उसको जोड़ता ही नहीं हूं, उसको डायरेक्टली कह देता हूं कटेगा कटेगा कटेगा। इसी तरह से 9 कटेगा, लेकिन ये दो नहीं कट रहे तो इनको मैंने जोड़ दिया, 5 और 7 कितने बन गए 12, और 12 3 से कटता है मतलब नंबर 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नी में 27। ठीक है, अब फर्दर 3 से कटेगा, देख लेते हैं। ये 3 से कट रहा है, बचे 2 और 1 3, टोटल 3 से कटेगा। ठीक है, नीचे में 3 और 9 कट रहे हैं, पर एक 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको काटूंगा किससे, 11 से, 11 दूनी, अब फिर 2 3 के बाद आपने 5 से चेक करना है, 5 से चेक नहीं कट रहा, फिर 7 से चेक कर लेना, 7 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। ठीक है, फिर 7 के बाद 11 से काट के देखना, तो 11 से 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 नी में 99। क्लियर है, यहां ये इतना समझ में आ गया। तो यहां से मुझे मिला क्या है, मैं एक बार उसको लिख देता हूं। यहां से मुझे मिला R/L का रेशियो है 21-29, यानी कि रेडियस और तिरछी ऊंचाई का रेशियो मेरे को मिला 21 और 29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस मेरा 21 है तो स्लैंट हाइट मेरी होगी 29। ठीक है, ये 21 है तो ये 29 है, लेकिन रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बस आपको ये समझना है कि ये 21 है तो 29 है। तो आप ध्यान दें, यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। अब तुम बोलोगे ये कैसे आ गई सर, ये क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अगर ये याद है तो बड़े फास्ट हो जाएंगे, आगे किसी क्लास में आएंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको पूरे कि ये कैसे होते हैं। फिलहाल यहां पर अगर आपको ये h निकालना है तो उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको थोड़ी सी समझा देता हूं कि ये हमारी समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर ये है हमारी 21, ये है हमारी 29, और हम निकालना चाहते हैं इसको। तो ये हमारी क्या है, इसमें पहले तो ये देखना सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये वाली होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसे आप कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी साइड है और हम छोटी एक साइड निकालना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा तरीका क्या होता है, इसके स्क्वायर में से आप इसका स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर रूट कर दें, ये आपकी साइड आ जाएगी, और इसी को आप बोलते हैं पाइथागोरस। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है जिसको मैंने सिखाया एक तरीके से ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रह जाए। अब 29 के स्क्वायर का मतलब होता है 29 गुणा 29, 21 के स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुणा में 21। मुझे तो पता है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन ये एक आइडेंटिटी भी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये बहुत बार यूज होता है, आप इसको याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 29 प्लस 21, यानी कि एक बार प्लस करके लिख दो और एक बार इसको माइनस करके लिख दो। ठीक है, ये कितना बन गया 50 और ये कितना बन गया 8। ठीक है, अब 50 8 कितना होता है 400, और 400 का रूट कितना होता है 20। क्लियर, तो ये सारा करना पड़ता है आपको अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है। 20 21 29 का जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे फिलहाल आगे किसी उसमें, लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें रेडियस पता था, ये पता था, और हमने इससे हाइट निकाल ली है। अब हम लगा देंगे इस फॉर्मूले के अंदर और हमें मिल जाएगा आंसर। तो अब मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं इसको, ठीक है, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। हाँ जी, अब यहां पे वैल्यू रखो 1/3 इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 स्टैंडर्ड है। रेडियस, रेडियस कितना है 21, तो 21 इंटू 21, आर स्क्वायर था 2 बार लिखें। एच, एच कितना है 20। ठीक है, अब देखो 7 तिया 21, 3 से उड़ा 3, बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, लास्ट में आएगा 0। लास्ट में 0 आ रहा है भाई किसी ऑप्शन में, सब में ही आ रहा है, सब में आ रहा है तो करनी पड़ेगी। तो 21 दूनी 42, 42 की गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 चौके 88, 924, 924 आ रहा है, 1 0 ये पहले से ही थी, तो 92 से 44 आना चाहिए भाई। 9240 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 9240 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है,
इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। तो ये करना था आपने, और ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलते हैं। तो कई सारी बातें मैंने बताई है, ट्रिपलेट की बात किसी और क्लास में करूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना कर लेना, फॉर्मूले बता दिए, पाइथागोरस लगानी बता दी, ठीक है। छोटी साइड निकालनी है तो ऐसे निकलती है। अगर आपको ये दोनों साइड दे दे, ये वाली, और पूछ ले ये वाली कितनी होगी, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी ना, तो उस सिचुएशन में ये कैसे निकलता है, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम करके फिर आपको रूट लेना होता है। बड़ी साइड निकालनी है तो बड़ा बनाने के लिए प्लस होगा, और छोटी निकालनी है तो फिर उसके लिए बड़े में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस समझाई है मैंने आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लगा देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो भाई समचतुर्भुज देख लो कैसी होती है। ये होती है आपकी समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला विकर्ण, ये हो गया इसका दूसरा विकर्ण, ये है इसका डायगोनल D1, ये है इसका डायगोनल D2। ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिजाइन नहीं है जो मैंने लगाई अभी। इसका मतलब अगर ये 50 है तो 25 इधर 25 इधर, अगर ये 30 है तो 15 इधर 15 इधर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में काटना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, एरिया की, तो हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण, ये होता है इसका फार्मूला। तो आपने डायरेक्टली इस फार्मूले को यहां पे लगा देना था। तो हाफ इंटू 32 इंटू में 27, काट दो, 2 से 16 पे कटेगा, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 33 और 10 43, तो 432 इसका आंसर बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। और एरिया क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio 2:3. If the second number is 63, then find the first number. दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि दूसरी संख्या 63 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखो ये अनुपात दे रखा है, आप डिटेल से करोगे तो तुम कहोगे ये 2x है, ये 3x है, ठीक है। फिर कहोगे 3x की वैल्यू 63 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड लगा देंगे तो 21 आ जाएगी। ये 21 आ गई तो पहली संख्या 21 दूनी 42 बन गई, आपका क्वेश्चन खत्म होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, लेकिन हमें डिटेल थोड़ी दिखानी है, वहां आंसर थोड़ी चेक होने हैं। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात ये हमें दे दिया। अगर दूसरी संख्या 63 है, यानी कि ये वाला नंबर दो, ये 63 है, तो 3 से 63 कैसे बनेगा, इसको 21 गुना कर दो। नहीं मालूम पड़े तो 63 को उठा के 3 से डिवाइड कर दो, ये किससे गुना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 21 गुना हुआ, तो इधर भी 21 गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 इसका आंसर बनेगा। तो मुंह जुबान नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चंस को, बशर्ते कि तरीका याद हो। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manufacturer sells an item to a wholesale dealer at a profit of 18%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 16%. The retailer in turn sells it to a customer for rupees 32,851.2, thereby earning a profit of 20%. Find the cost price of the manufacturer. एक निर्माता थोक व्यापारी को 18% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। थोक विक्रेता उस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 16% के लाभ पर बेचता है। बदले में खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 32,851.2 रुपए में बेचता है, जिससे 20% का लाभ होता है। तो निर्माता का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निर्माता कौन था, तो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछते, मैंने पीछे ही बताया था कि इसने दिया इसको, इसने दिया इसको, इसको पड़ा इतने का, ठीक है, इसको इतने का पड़ा, इसके पास कितने का था, और दूसरे वाले में इसके पास इतने का था, इसको कितने का पड़ा। यानी कि लास्ट वाला देके पहले वाला पूछ सकता है, पहले वाला देके लास्ट वाला पूछ सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। तो निर्माता का पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वाले का पूछ रहा है, तो हमें नहीं पता इसका कितना था, तो इसको ले लो x, फिर लगाओ मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है। अब थोक व्यापारी को कितने में बेचा, 18% लाभ पर। मैंने क्या बताया था, 18% का मतलब 100 पे 18 कमा लिए, तो 100 पे 18 कमा लिए तो इसका मतलब 118 रुपए बना लिए, तो इसका 118% लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने,
कि 18% लाभ का मतलब 100 रुपए पे 18 रुपए कमाई, यानी कि 118 रुपए बना दिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर इनटू में, अब इस बंदे ने ये फर्दर बेच दिया 16% के लाभ पर, यानी कि उसने 100 के बना लिए कितने, 116। ध्यान रखना हर बार 100 लेना है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% हो जाती है। जब इसको सोल्व करूंगा तो अपने आप में 100% आ जाएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसका फर्दर 16% प्रॉफिट, यानी कि 116% लिख दो। ठीक है, अब इसने फर्दर बेच दिया 20% कमा के, तो इसका कितना लिखूं, 120%। ठीक है, और ध्यान रखना कहीं पर ये बोले ना कि इतने लॉस पर बेचा, तो लॉस में फिर 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, अगर कोई चीज 20% लॉस से बेची जाएगी तो 100 में से 20 का नुकसान, यानी कि 80% पर बेची जाएगी। ठीक है, तो फिर 80/100 लिखते, लेकिन यहाँ लाभ था इसलिए 120/100। और अब ये कितने की होगी, 32,851.2 की। ठीक है, 32,851.2 की। तो इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना लगेगा, 10 लगेगा। ठीक है, अब काट पीट कर लेते हैं। देखो इससे कटेगा, ये कट गया ऐसे। अब इधर वाले जीरो से नीचे वाला जीरो भी काटा जा सकता है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, अब इनको नहीं काटते, इनको देखेंगे सीधा पॉइंट की तरह लगा लेंगे। क्लियर। अब ये इन वैल्यू से पूरे पूरे कटेंगे, ये ध्यान रखना। अब ये आपको काटने, कैसे काटेंगे, हम 16 से 12 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, इनको डिवाइड कर करके देखता हूं। 32,851.2 इसको मैंने कर दिया। आप छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हो, उससे थोड़ा सा बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे से काट देता हूं यार, इससे भी ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। मैंने 4 से काटा, देखो 4 तिये 12, इधर काट दो। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा 11, 4 दूनी 8, बचेगा 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब 3 से देखो कट रहा है, 8 2 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 8 21 कट रहा है 3 से, तो 3 से भी काट देते हैं। 3 दूनी 6, बचेगा 22, 3 सत्ते 21, बचेगा 11, 3 तिया 9, बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 3 छिके 18। कट गया भाई, क्लियर। अब इधर से फिर उधर काटते हैं, फिर 4 से काट लेते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा 4 से कटेगा, 2 से भी काट सकते थे, लेकिन 4 से इसलिए काटा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो 4 से कटेगा। इधर भी दोनों जो है वो 4 से कट रहे हैं, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 36, 4 नी में 36, 4 छिके 24, बचा कितना 33, 4 अट्ठे 32, बचा 17, 4 चौके 16, 4 चौके 16। एक बात और भाई, कोशिश ये करना कि आप कैलकुलेशन खुद करें, कैलकुलेटर का सहारा ना लें। 684 हो रही, कैलकुलेटर का सहारा लोगे तो फाइनल में दिमाग काम नहीं करेगा, काटेगा नहीं चीजों को। ठीक है, तो 29 से अब मैं काट रहा हूं इसको 6844। ठीक है, 29 दूनी 58, बचा कितना 10, उतार लिया ये। अब ये चलेगा 5 में 45, 5 2 4 14, 5 पे ज्यादा हो जाएगा, 4 पे चलेगा, 4 में 36, 4 दूनी 8, 4 पे भी ज्यादा है, 3 पे 29 तिये 87, बचा कितना 7 7 14, 9 में से 8 गया 1, और ये उतार लिए 4। ठीक है, और ये चलेगा 6 पे, 6 नी में 54 दिख रहा है वहां पे, हाँ कट, 6 नी में 54, 6 दूनी 12 और 5 17, पूरा कटा ना। ध्यान दो, पूरा कटेगा, कितने पे कटा 236 पे, यानी कि इससे ये पूरा कट रहा है 236। ठीक है, 236 पे। अब 236 को 118 से काटूंगा तो 2 पे कट रहा है, 118 दूनी 118 दूनी कितने होते हैं 236। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब सारा कट गया, उधर 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और ये वाले जो हैं उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 की तरह लग जाएंगे। 2 और 2 4 0 लग गई, तो 20,000 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं काटने हैं, तभी आपकी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होगी। आप सोचेंगे कैलकुलेटर, तो फिर भाई दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन गलत होगी मैथ्स में। ठीक है, और ये जानबूझ के ऐसा दिया था ताकि आप कैलकुलेशन करने में टाइम लगाओ। ठीक, और आंसर से पता लग जाता है पूरे पूरे कटेंगे कि नहीं कटेंगे। किसी में भी आंसर में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये इनसे पूरे पूरे कटने थे, आप सीधे सीधे भाग लगा सकते थे इन बड़े नंबरों से। ठीक है, तो भी आप इसको इजीली कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का है, और खुद करने की कोशिश करो, पहले सिखा चुका हूं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 36। If the average weight of A and B is 35 kg and that of B and C is 37 kg, then find the weight of B. A, B और C का औसत भार 36 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत भार 35 किलोग्राम है और B और C का औसत भार 37 किलोग्राम है, तो B का भार कितना होगा। देखो मैंने क्या बताया था, औसत का मतलब होता है समान होना, इक्वल होना।
अगर ए बी सी का औसत भार 36 किलोग्राम है तो इसका मतलब ए भी 36 क्या है, बी भी 36 किलो का है और सी भी 36 किलो का है। तो टोटल इनका वजन कितना हो गया, 36 दिए 108। ठीक है भाई, इस बात में कोई रट्टे वाली बात नहीं, सभी के पास 36 36 36 है तो टोटल 108 हो गए। फिर कह रहे हैं ए और बी का औसत भार 70 है, यानी कि ए के पास भी 35, सॉरी ए और बी का औसत भार 35 है भाई, ठीक है 35, यानी कि इस पे ही 35 इस पे ही 35, तो 35 दूनी इन पे टोटल कितना हो गया 70। फिर कह रहे हैं बी और सी का औसत भार 37 किलोग्राम है, बी और सी का, यानी कि बी के पास भी 37 है और सी के पास भी 37 है, ठीक है, तो 37 दूनी कितना हो गया 74। क्लियर है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दूंगा तो कितना बन गया 144 बन गया। इस 144 टोटल के अंदर आप ध्यान दो, ए एक बार है लेकिन बी दो बार है, यानी कि ए एक बार है, दो बार बी है और एक बार सी है इस टोटल के अंदर। तो आप मुझे बताइए इस टोटल में ए और सी एक बार है, बी दो बार है, तो ए बी सी का टोटल जो 108 है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि ए बी और सी का टोटल माइनस कर दूंगा तो ये तो कैंसिल हो गए ना आपस में, और बी दो बार में से एक बार ये कैंसिल हो गया तो एक बार बी बच गया, तो कितना बन गया 36 किलोग्राम, ये इसका आंसर आ गया 36 केजी। लेकिन आप देखो टाइम कितना लगा, टाइम लगा कि नहीं लगा इसको करने में, इतनी देर का क्वेश्चन था ही नहीं। कैसे, आप मुझे बताइए ए बी सी, इनके पास 36 36 36 हैं, इसमें से ए बी के पास 35 और बी सी के पास कितने हैं 37, ये ना क्वेश्चन। क्लियर। तो आप मुझे बताओ यहां पे तीनों के पास 36 होने चाहिए थे पर इनके पास तो एक कम हो गया, और ऐसा दो बंदों के पास है तो इसका मतलब 2 रुपए इनके पास कम हो गए। सीधी सी बात करो, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं एबीसी के पास 36 36 36 रुपए होने चाहिए थे, रुपए की टर्म्स में समझ लो। मैंने कहा एबी के पास 35 35 रुपए हैं, यानी कि एक एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, कितने बंदों के पास, दो बंदों के पास, ये 3 होते तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होते 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि इन दो बंदों पे 2 रुपए कम हो गए। ठीक है। अच्छा, बीसी के पास 36 होने चाहिए थे पर इनके पास 37 आ गए, तो एक ज्यादा हो गया, और ऐसे कितने बंदे हैं, दो, तो इनके पास दो ज्यादा हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास दो कम थे, इनके पास दो ज्यादा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रह गया, जीरो रह गया। इसका मतलब जो बी भाई साहब हैं वो 36 के 36 ही रह गए। क्लियर है। ठीक है, ये पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, यहाँ पे जो भी बचता उसको हम इसके साथ डील करते, कोई और टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे इस वाले टाइप का अगर लगाना चाहें, अगर माइनस के बचेंगे तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, प्लस के बचेंगे तो इसमें प्लस हो जाएंगे, वही आपका आंसर बनेगा। और ये वाला तो आपको बिल्कुल आसान लगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं भाई। ए दो बार बी और सी का टोटल है 144, जिसमें से हम ए बी सी का टोटल माइनस कर देंगे तो जो एक बी एक्स्ट्रा था वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, और वही हमसे पूछना चाहते। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, इस वाले में बस कैलकुलेशन नहीं होती, ये चीजें लगती बच्चे को एक बार थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर ये सीख जाए तो आप देखो पेन भी नहीं जलाना था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 45% डिस्काउंट फॉर कैश, फाइंड हिज नेट लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है लेकिन नकद पर 45% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो आज का जो पहला क्वेश्चन था, मैंने कहा था स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपको लिखनी आती है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सेम इस चीज पर अप्लाई कर दो कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो सीपी, सीपी क्या होता है भाई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने का रेट। मान लो सीपी कितना था 100, यानी कि वो सामान लाया खरीद के 100 रुपए का, और उसने एमआरपी लगा दिया। एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, उसने एमआरपी कितना लगा दिया, 30% बढ़ा के, तो 100 का 30% 30 ही होगा, 100 का जितना ही परसेंट बोले वो उतना ही होता है, 100 का 1% 1 ही होगा, और 100 का 2% 2 ही होगा, और 100 का 10% 10 ही होगा। तो 100 का खरीद के लाया, 30% बढ़ा के 130 लिख दिया, इस बात में कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं नकद पे 45% की छूट दे दी, यानी कि छूट जो होती है वो हमेशा एमआरपी पे होती है। छूट कितनी दे दी भाई, 45% की। तो 45% का मतलब होता है आप कोई सामान 45 रुपए की छूट पे ले आए, तो 45 रुपए की छूट मिलेगी तो कितने दे के आए तुम, 55 रुपए दे के आए ना 100 में से, तो इसका मतलब कितने का बिका वो, 130 का 55%। देखो भाई दो तरीके हो सकते हैं,
या तो 130 का 45% निकाल के उसको 130 में से माइनस कर देना कि भाई 130 वाले सामान पे 45% छूट मिल गई, 130 का 45% निकाल के जो भी आएगा उसको 130 में से माइनस कर देना, उतना आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। या इस बात को ऐसे कह लो कि भाई 130 रुपए का सामान जो है 45% छूट पे मिला, यानी कि 45 छोड़ दिए तो 55 तो लिए ना बस। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो अब ये कितना बन गया आपका 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 और 6 कितना बन गया 71, ठीक है 715 और बटे में 10 है तो 71.5 हो गया, यहाँ पे 71 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। इस बात में कोई दिक्कत है यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब 130 का सामान 45% छूट के बाद 71.5 रुपए का बिका, ठीक है। अब यहाँ पे और इसमें क्या फर्क है, इसमें माइनस करके आंसर बनाना पड़ता, इसमें सीधा ही बन गया, ये फर्क है बस। यहाँ माइनस नहीं करना पड़ा, मेरे को ये पता लग गया सीधा इतने का बिका। अब मुझे वो बताओ, खरीद के कोई सामान आया 100 रुपए का और बिका कितने का 71.5 का, तो जाहिर सी बात तो लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं हो गया यार, सामान कितने का बिक रहा है 71.5 का। तो अब कितना लॉस हुआ, तो लॉस कैसे निकालेंगे, इस 100 में से 71.5 को आपने माइनस कर देना है। तो 71.5 की जगह आप इसको 72 माइनस कर लो तो ये कितना बनेगा 28.5, ठीक है। तो कितना परसेंट लॉस हुआ 28.5, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा। क्लियर है, कितने पर, ये एक्चुअली परसेंटेज में चल रहा है इसलिए परसेंटेज लगा दो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जो तरीके बताता हूं इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट होंगे एग्जाम में, कंसेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो चीजों को याद रखने की कोशिश करो और जहां पे भी दिक्कत आए तो दोबारा एक बार देखा करो क्लास को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।